बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मालूम है आपको, अब से कुछ देर बाद ही जो है वो जो महफूज फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो सुना दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो बार बार कोई ना कोई छोटी सी कार्रवाई जो है वो अपनी डाले रखती है। जैसे कि उन्होंने, याद होगा आपको कि कल जो समाअत हुई थी तो उससे पहले उन्होंने जो है मीडिया पे तकरीबन 48 घंटे जो है यही शोर एक तरह से वावेला मचाया हुआ था कि जी कि हमने जो है अदालती जो है 3 बेंच की जो 3 रुकनी बेंच है उसका एक तरह से बायकाट कर दिया है। ये अदम एतमाद उस पर शो किया है। जैसे ही ये फैसला इसकी समाअत शुरू हुई तो वहाँ पे अदालती जो हुकूमत के जो वकील हैं वो पहुँच गए वहाँ पे और अपने दलाइल देने लगे। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आप क्यों आए, आपने तो जो है अदालती उसका बाइकआउट किया। तो उन्होंने कहा अदालत बाइकआउट, हुकूमत तो इसका बाइकआउट कर ही नहीं सकती और हम अपने दलाइल जो हैं वो देने आए हैं और हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको, जस्टिस अता बंदयाल ने उनको बोला कि आप जो है जो इजलास किया गया था उसकी जो एलानिया जो एक अलामिया जारी किया जाता है वो पढ़ के सुनाएं। तो उसमें पढ़ के सुनाया और उसमें वो दोबारा से उनकी एक तरह से जो है वो बैकफुट पे आए या उनको एक थोड़ी सी नदामत हुई इस बात पे। खैर फिर भी जो है उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ने बोला कि अगर आपने बाइकआउट नहीं किया तो आप रिटर्न में लिख के दें कि जी हमने इस चीज़ का बाइकआउट या अदम एतमाद नहीं किया। तो उसके ऊपर मज़ीद डिटेल देते हुए जो दूसरी उन्होंने कार्रवाई डाली थी वो 3-4 की डाली थी। तो उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने इसको भी उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि 3 जो पहले एक बेंच बना था, 9 रुकनी बेंच बना था, उसके बाद वो बेंच टूट के 5 का बन गया। तो पहले ही अलग हो गए थे, 2 बाद में अलग हो गए थे। जो फैसला सुनाया गया था वो तो 3-2 का था। आप इसको 3-4 का कैसे कह सकते हैं? तो वो उन 2 जजेस को मिला रहे थे जो जजेस जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं रहे थे या बेंच से छोड़ गए थे। अच्छा, जब उनको 2 को मिलाते हैं तो फिर वो उन 2 को भी मिलाए ना, फिर 9 का पूरा जो है वो बेंच को करें। 7 का तो बेंच बना ही नहीं था, तो फिर ये 3-4 के हिसाब से कैसे मांगते हैं? तो उसकी भी जी आज क्लियर जो है कल वो हो चुकी थी। अटॉर्नी जनरल को जो है वो दलाइल देने के लिए कहा गया, मज़ीद उन्होंने दिए। उसके बाद एक तीसरी जो कार्रवाई डाली गई थी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, वो याद होगा आपको, जो मैंने आपको डिटेल बताई थी कि जी 20 नंबर का जो हाफिज़ का केस था कि 20 नंबर उनको इजाफी मिलने चाहिए मेडिकल के दाखिले में। और वहाँ पे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने वहाँ पे एक पूरा रिटर्न वो लिखा कि जितनी भी 184(3) सोमोटो की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको रुकना चाहिए। तो उसका हवाला देते हुए कहा कि जी सर्कुलर के की वजह से वो जो है वो उड़ा नहीं सकते, उसको वैलिड रख सकते हैं। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरी खुद ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की एक तरह से ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इम्प्लीमेंट का नहीं बोला। और उनकी मुलाकात भी हुई थी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का एक बयान भी आया था कि जी वन मैन शो, चीफ जस्टिस जो है वन मैन शो है, उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की ये ख्वाहिश हो सकती है, ये एक अहकामात या एक तरह से ऑर्डर नहीं हो सकता इस चीज़ का, क्योंकि जितने भी सोमोटो लिए जाते हैं वो अवामी भलाई के लिए लिए जा सकते हैं। और अवामी भलाई के लिए या अवामी मफाद के लिए या अवाम की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाया जाए तो वो बड़ा सोच समझ के एक तो उठाया जाता है, और उनकी जो है समाअत रोकी नहीं जा सकती। उनकी समाअत करेंगे तो वो उनका हल निकलेगा, उनको रोक के तो उनका कोई हल नहीं निकलेगा। तो ये तीनों जो है वो वहाँ पे उड़ गए। और उसके बाद जो है उनकी तफसीलन बात हुई कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जी बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कैंसिल क्यों किए गए या मुलतवी क्यों किए गए, 8 अक्टूबर की डेट क्यों दी गई। उसमें पहला जो था सिक्योरिटी के हवाले से, तो उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बोला कि सिक्योरिटी के ऐसे क्या इशू हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने दलाइल दी कि जी एक तो पोलियो की मुहिम चल रही है और जो है इस वक्त दहशतगर्दी का माहौल है। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि मुझे आप ये जो है एयरफोर्स के लोगों से भी मदद मांग सकते हैं और नेवी के उनसे भी मदद मांग सकते हैं। और उसके ऊपर पूरी डिटेल उन्होंने बोला कि मुझे वो फाइटर तो नहीं चाहिए ना, मुझे कोई फाइट या कोई लड़ाई वाले वो तो कमांडो टाइप तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो एक वो
तरबियती अमला चाहिए जो कि इस अमल को पूरा कर सके। और वैसे भी इलेक्शन कौन सा कल होने लगे, इलेक्शन का तो अभी शेड्यूल आएगा, उसके बाद एक दिन की पूरी तैयारी होगी, उसमें मुझे चाहिए होगा। तो आप मुझे अवेलेबिलिटी बता दें कि अवेलेबल कितने हैं जो मैं वहाँ पे लगे जो है असाइन कर सकूँ। उसके बाद वो आए जी अपना ख़जाना की तरफ। तो ख़जाना के ऊपर उन्होंने बोला कि 20 अरब रुपए आप मुझे ये बता दें कि जो तरक्याती फ़ंड होते हैं उन पे आपने कितने पैसे जो हैं वो लगाएं। तो वहाँ पे बात सामने आई कि 170 अरब रुपए जो है वो MNAs को दिए गए हैं तरक्याती फ़ंड के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि इनको 150 कर सकते हैं आप, इनमें से 20 अरब रुपए निकाल सकते हैं। दूसरा आगे बात चली तो आगे उन्होंने कहा कि जी इस खसारे की जो रकम है वो तकरीबन कोई 1500 अरब रुपए तक पहुंची हुई है पेट्रोलियम के हवाले से या इधर से। तो उन्होंने इस बात पे कहा कि अगर 1520 अरब भी हो जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो मामूली उसके ऊपर असद उमर साहब ने अपने दलाइल दिए। असद उमर साहब ने कहा कि जी जो वफाक का बजट होता है वो तकरीबन 750 अरब रुपए का होता है। अगर उसकी मैं परसेंटेज निकालूं इस 20 अरब की तो वो 0.02 यानी कि जो है 1% का भी 5वां हिस्सा जाके बनता है। और ये एक मामूली सी रकम है अवाम के लिए। इसके लिए तो अगर आप टेलीथॉन की किसी को बोल दें, किसी टीवी चैनल को बोल दें, तो इतनी रकम तो वहाँ से भी इकट्ठी की जा सकती है। तो इसके बाद जो है वो फैसला महफूज हो गया। फैसला जो है अब वो कल पे मतलब आज सुनाया जाना है, अब से कुछ घंटे बाद ही सुनाया जाना है, जहाँ पे क्लियर एक माहौल नज़र आ चुका है, क्योंकि वकला की एक बड़ी तादाद थी वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँच चुकी थी और बाहर उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे। और वहाँ पे एतजाज़ हसन साहब की भी एक बात हुई, वहाँ पे उन्होंने भी खिताब किया अपने वकला बरदरी से और उस चीज़ को क्लियर कहा कि आइन में जब लिखा है 90 डेज़ तो 90 डेज़ के अंदर ही इलेक्शन होने, इसके बाहर तो हमें कुछ नहीं ढूंढना ना। दूसरी बात रह गई जस्टिस फाइज़ ईसा की। तो जस्टिस फाइज़ ये जो जितने हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उसमें तो आप ये जस्टिस फाइज़ ईसा के लिए किए जा रहे हैं, इसमें तो अब अता बंदयाल साहब तो के लिए नहीं बल्कि आपके लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले चीफ जस्टिस आप हैं। आपको इन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, आपके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं एक तरह से। तो उन्होंने दूसरा कहा कि अगर 90 डेज से अगर इलेक्शन आगे भी चले जाएं तो मुझे सिर्फ इतना समझा दें कि 90 डेज से ज़्यादा ये जो निगरान हुकूमत है ये किस खाते में ठहरेगी, किस आइन के तहत ये ठहरेगी। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी बात का वो कंप्लीट किया। उसके बाद जो है हुकूमत ने एक और चाल चली। उन्होंने जो है जैसे कि वो पीछे हट गए थे अपने इजलास के इलामिये से, सारी चीज़ों से, और उसके बाद जो है वो फुल बेंच से भी पीछे हटे, 6 रुकन पे पहुंच गए। उसके बाद रात गए एक कार्रवाई और की गई कि जो सर्कुलर इशू किया था रजिस्ट्रार ने, उसको इन्होंने अनवैलिड करार दिया कि जी ये रजिस्ट्रार को जो है वो वापस किया जाए, रजिस्ट्रार की जो खिदमात हैं वो वफाक को वापस कर दी जाए, वो नया रजिस्ट्रार लाया जाए। तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियरली इंडिकेशन दिया, जिसके मुताबिक जो रूल्स हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के, उसके असूल नंबर 12 के तहत जो रजिस्ट्रार को चेंज करना या रजिस्ट्रार को हटाने के जो पावर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस साहब के पास है, इनके पास नहीं है। तो यहाँ भी एक और कार्रवाई जो है वो एक दफ़ा फिर बैक हैंड पे पहुँची और अब जो है वो हुकूमत की तरफ से एक एलामिया आया है। एलामिया तो उन्होंने अपने इजलास का इशू नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक और इसमें साथ रखा कि ये इजलास अभी जारी है, इसकी दूसरी जो नशिस्त है वो कल होगी और उसके बाद एलामिया जारी किया जाएगा। इन बिटवीन ये जो फैसला है वो भी आ जाएगा आपके सामने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जस्टिस फाइज़ ईसा के ऑर्डर्स हैं उन पे जो है इम्प्लीमेंट लाजमी है। एक तरह से उन्होंने अपना अंदिया ये दिया है। इन इजलास की जो उड़ती खबरें वो थोड़ी सी ये आई हैं, बाकी जो है वो देखें अब कल का जो इजलास होगा वो भी मेरे ख्याल से कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से जो है वो महफूज फैसला सुना दिया जाए। वो भी तकरीबन 11:30 के करीब ही सुनाया जाएगा, या देखते हैं वो कब तक आता है। तो उसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। लेकिन मुझे जो हालात लग रहे हैं ना वो ये लग रहे हैं कि हालात जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। हालात ये सेम वही सीरीज़ 97 वाली दोहराई गई थी कि 97 में भी जो है वो छोटी छोटी बातों पे नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए थे, तो कहीं पे कुछ उन्होंने मौतलियाँ की थी, कुछ छोटी सजाद अली शाह के साथ उनकी छोटी
चेकलिस्ट हुई थी, तो उसको बढ़ा के इतना कर दिया गया कि वो सईदुज़्ज़मा साहब को सामने ले आए और ये सारा मामला जो है वहाँ पे आया। तो सेम सीरीज़ वही दोहराई जा रही है, उसके सिर्फ करैक्टर चेंज है, सिर्फ नए करैक्टर डाले जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि अगर कल ये जिस वक्त फ़ैसला आ गया, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो सहाफ़ी दोस्त थे उनका कहना ये था कि इस फैसले को आज ही सुना देते, ना कि 24 घंटे या एक रात और दी जाती, क्योंकि इसमें जो एक रात गुजरने का मतलब है कि हुकूमत को मज़ीद मौका मिल जाए कि वो मज़ीद कुछ ना कुछ निकाल के ले आए इन सारे मामलात में, तो उससे बचा जाता है। लेकिन जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करेगा, पाकिस्तान के लिए ही अच्छा हो। और मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा कि जो भी हो उसमें पाकिस्तान की जीत हो, पाकिस्तान के इदारों की जीत हो, पाकिस्तान की आवाम की जीत हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हो, जो आइन है पाकिस्तान का वो उसकी जीत हो। तो उनके साथ हमें खड़ा होना है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं। दूसरा जो है कमेंट्स ज़रूर पास किया करें, कमेंट्स की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा हौसला भी बढ़ता है, दूसरा लाइक से भी हौसला बढ़ता है, और आपके कमेंट से एक थोड़ा सा एक आइडिया लगता है कि मुझे कि आवाम क्या सोच रही है इस वक्त आप लोग की क्या सोच है इस सारे मामले पे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो नीचे लाल बटन को दबा दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी जो वीडियो है आपसे तेज़ तरीन या फ़ौरन ही आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।